हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम यूपी HASC जो 2021 में पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और बता दो, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, तो आपका समय ज़ाया ना हो। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। और इसमें आप अपना मूल्यांकन खुद ही करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और फिर आप इसमें आकलन खुद ही करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो समय बिल्कुल नहीं है और हम रिवीजन के तहत इस PYQ को फटाफट देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किस आचार्य का है या किसका है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसमें आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इस कथन को भारतेंदु के बारे में बोला है। तो ध्यान रखेंगे यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो पंत ने अपनी खुद ही रचना को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है, तो वो है आपका आंसर नंबर बी, बीड़ा को उन्होंने दूधमुहा प्रयास कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 1। 1951 में दूसरा सप्तक आया था और 1943 में प्रथम सप्तक आया था और 59 में आपका तीसरा आया था और फिर 79 में आपका चौथा सप्तक आया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा गया, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, किले में औरत। ये जो कविता है यह रघुवीर सहाय का है। आंसर हो जाएगा आपका ए, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, तो गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, फांस उपन्यास मूल कथ्य क्या है? यानी कि फांस का कथानक क्या है, वो किस पर लिखा गया उपन्यास है? तो यह लिखा गया किसान आत्महत्या पर लिखा गया उपन्यास है फांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें सचेतन कहानी की अवधारणा, ये आपका आंसर हो जाएगा महीप सिंह, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, दास्य भाव। यानी कि राम से संबंधित जितने भी भक्ति कवियों ने रचना करी है वो दास्य भाव से संबंधित है, और जो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों ने रचना करी है उसमें सख्य भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा को नाटकों के किस रूप में माना जाता है? वो आपका आंसर नंबर बी, नाट्य रासक के रूप में भारत दुर्दशा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, ये शकराज का कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। और ये शकराज किस कहानी का पात्र है? तो ये ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है उसी का यह पात्र है शकराज, और इसी ने इस कथन को बोला हुआ है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। बात सही है कि ये हमारे सभी दुर्बलताओं के ही नाम है। यदि हम मन को अच्छे से मजबूत बना लेते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, तो सौभाग्य का उदय हो जाता है, और फिर मन को यदि वैसे बातों में उलझा कर सोचने लगते हैं तो फिर कर्म अच्छे नहीं होते, तो दुर्भाग्य आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात निबंधकार, ये निबंध किसकी है? तो यह है कुबेरनाथ की, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें, सॉरी देखिए, मिला तेज से तेज ये जीवनी है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका जीवनी। और ये सुधा जैन ने लिखी है अपनी, एक तरह से कहें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, और ये सुधा चौहान ने लिखी हुई है, उनकी बेटी है ये सुधा चौहान। और ये मिला तेज से तेज क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है। तो अपनी जमी अपनी आसमां की लेखिका कौन है? ये है रजनी तिलक। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, रजनी तिलक अपनी जमी अपनी आसमां की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कछुआ धर्म निबंध आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें, आप हुदरी किसकी रचना है? ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लगाया है। सभी आचार्यों ने अलग अलग रस निष्पत्ति का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाया है। तो भट्टनायक भुक्ति रस की उत्पत्ति का अर्थ भुक्ति मानते हैं, और अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति मानते हैं, भट्टलोलट उत्पत्ति मानते हैं। और कमेंट करके बताएंगे कि आप शंकु उत्पत्ति का अर्थ क्या, निष्पत्ति का अर्थ क्या मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, किस आचार्य ने दृष्टि अर्थात प्रीति और अदृष्ट अर्थात कृति को काव्य प्रयोजन माना है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, वामन ने दृष्ट और अदृष्ट काव्य प्रयोजन, दो प्रयोजन को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर सी होगा, विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन ने विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। आंसर सी। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? चलते चाके देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, व्यंजना शब्द शक्ति है। जानते हैं शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जहाँ सीधे सीधे सरल अर्थ हम एक तरह से कहें तो अभिव्यक्त कर दें या फिर समझ लें, और लक्षणा में अभिधा से काम ना चले, अभिधा से अर्थ समझ में ना आए तो फिर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब लक्षणा से समझ में ना आए तो फिर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यंजना से तात्पर्य एक तरह से आप समझ लेंगे कि जहाँ पर व्यंग रूप में बातें कही गई हों वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का एक तरह से प्रयोग किया रहता है। और खास करके जहाँ पर आपको श्लेष अलंकार दिखे वहाँ पे आप व्यंजना शब्द शक्ति चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो लोजाइनस का पुस्तक है आंधी शबलाइन, उसी में इन्होंने उदात्तता का विवेचन किया है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 में पूछा गया, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? तो कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले हैं, यानी दोनों को सेम सिमिलर एक ही मानने वाले हैं, वो है आपके क्रोचे, बेनेडिक्टो क्रोचे। आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा, नई समीक्षा के केंद्र में किसे रखा गया? तो कृति को, यानी कि रचना को ज़्यादा महत्व दिया गया है नई समीक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? इन सभी चीज़ों को किसके माध्यम से कवि या फिर ये कहें तो रचनाकार प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य यानी कि इंद्रियों को ग्रहण करने योग्य किसके माध्यम से बनाता है? तो वह होता है बिंब के माध्यम से। आंसर नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है,
प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, जीन मोरे ने प्रतीकवाद की घोषणा सर्वप्रथम करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में पूछा गया छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नामवर सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा जाति का विनाश। आप समझ रहे हैं जाति का विरोध करने वाले कौन है? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। सही जवाब हो जाएगा जाति का विनाश पुस्तक के लेखक अम्बेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया धर्म कथा पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि धर्म कथा पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में, यानी इन चीज़ों को आलोचना के शब्द में किस शब्द के नाम से जाना जाता है? वो आपके मिथक। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया सर्वोदय और ट्रस्टीशिप सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों जो हैं ये गांधीवादी दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मैं तो कहूँगी इसे आपको पढ़ना चाहिए एक बार, ताकि मनुष्य की वास्तविक स्थिति का पता चल सके कि अभी भी समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन किसका है? यानी कि किसके बारे में यह कहा गया है? तो यह कथन है आपके आंसर नंबर हो जाएगा ये मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्न पंक्तियों के लेखक कौन है? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन एक तरह से किसने कहा है विद्यापति के संदर्भ में? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी बच्चन सिंह के द्वारा यह बात विद्यापति के संदर्भ में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को रामानंद राम से प्राप्त हुआ, आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? धान को गाँव प्यारत जानो ज्ञान विषय रस भोरे सूर सो बहुत कहे न रहे रस गुलर को फल फोरे। यानी कि इसमें पूछ रहा है लास्ट जो पंक्ति है उसका क्या अर्थ है? गुलर को फल फोरे, यानी कि इसका अर्थ आपका होगा ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कमानी का नवा सर्ग कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी कमानी का नवा सर्ग जो है वो आपका ईड़ा है। कमानी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, और वो 15 के 15 आपको याद होने चाहिए, ऐसे जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 के 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? ऐसी कौन सी रचना है जिससे प्रेरित होकर निराला राम की शक्ति पूजा लिखी थी? वो है कृतिवास रामायण। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में पूछा गया है ये किस कवि की पंक्तियां हैं? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये पंक्तियां किनकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं आपकी मुक्तिबोध की। आंसर नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो बाजरे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया इनका उपन्यास है सेवा सदन। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, जैसे लास्ट में देख रहे हैं हुस्न में 9 आ रहा है और सेवा सदन में भी 9 आ रहा है, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। सेवा सदन में 9 है और बाजरे हुस्न में भी 9 है। इनके कई सारे उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे, फिर बाद में हिंदी में उसे रूपांतरित किया, तो थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाता है। तो एक कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेनी चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में उसे एलिमिनेट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है
उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1915 में उसने कहा था। कहानी का प्रकाशन वर्ष है। और जानते हैं गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानी लिखकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा रसप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है अंधा युग वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जी रहा है? वह है आपका अश्वत्थामा। आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका चंद्रगुप्त नाटक में स्वयं चंद्रगुप्त द्वारा यह कथन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है इन पंक्तियों के लेखक कौन है? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। पूछ रहा है कि यह कथन किसका है और इस कथन के लेखक कौन है? वह है आपके बाल मुकुंद गुप्त जी। और बाल मुकुंद गुप्त के जो आप व्यंग्यात्मक रूप में कह लें शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध हैं उसी से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। और ये पंक्तियाँ कहीं किसके बारे में गई हैं? तो लॉर्ड कर्जन पर जानते हैं शिव शंभू के चिट्ठे में इन्होंने व्यंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। तो ये कथन किस निबंध से हुआ है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। ये निबंध किसके हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। तो यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा विकलांग श्रद्धा का दौर। ये व्यंग्यात्मक निबंध है हरिशंकर पोशाई जी का। और हम कहेंगे इसे एक बार आप अवश्य पढ़िए अगर समय है तो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किस आलोचक की स्थापना है? यानी कि यह किस आलोचक की कथन है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह कथन बोला गया है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यानी कि साहित्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य को ध्यान में रख करके ही साहित्य की रचना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ये कुत्ते की आवाज़ जो है ये ऋणजल धनजर फणीश्वरनाथ रेणु की जो रिपोर्टाज है उसी में एक टॉपिक है, एक शीर्षक का नाम है कुत्ते की आवाज़। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 में पूछा है ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय यह है चीड़ों पर चांदनी। आंसर हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी, चीड़ों पर चांदनी। मतलब ये जो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का संस्मरण है, इसी में ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा विष्णु प्रभाकर को 12 मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? तो ये सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 14 वर्ष लगे थे विष्णु प्रभाकर को 12 मसीहा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट कराया? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर बी, हार्नले ने सबसे पहले आर्य भाषाओं के वैज्ञानिकों को
भाषा विज्ञान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय और भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, अपभ्रंश को प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का कड़ी यानी कि दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी भाषा है, वो है अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में पूछा गया हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। और हिंदी की जितनी भी 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं से जो बोलियां विकसित हुई हैं, हम कहेंगे उन्हें आपको अवश्य रिपीट या रिवाइज करनी चाहिए। वहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, अवश्य देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधी का दक्षिणी शाखा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है। तो ब्रजबोली जो है यह बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी है, यानी कि छ किस तरह की ध्वनि है उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, छ जो है तालव्य ध्वनि है। सही जवाब आपका हो जाएगा बी, तालव्य, यानी कि च, छ, ज, झ ये सभी कैसे हैं, तालव्य हैं, यानी कि तालु से बोले जाने वाले ये सभी लेटर हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, 344 अनुच्छेद में जो है यह संसदीय समिति का गठन करने की बात कही गई है 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। मैं तो कहूँगी कि ये जितने भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है, यानी कि 343 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के आप 351 तक के जो अनुच्छेद हैं इसे आप याद कर लेंगे। यहाँ से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो नागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है प्राचीन नागरी का प्राचीन नागरिक का दक्षिण भारत में क्या नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा प्राचीन नागरिक का दक्षिण भारत में नंद नागरी नाम है। आंसर नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है, वो है आपका प्राच्य देशीय भाषा, ये आपका मध्य देशी भाषा के रूप में किया गया। सही जवाब इसमें आपका होगा आंसर नंबर ए, मध्य देशी भाषा के रूप में खड़ी बोली का उल्लेख उदंत मार्तंड नामक पत्रिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी। तो 1947 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर सी, सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले श्याम सुंदर दास जी रहे। आंसर नंबर सी हो जाएगा सही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रिप्स। आंसर नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, राजा नल सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि राहुल संकीर्तन 845 ईसा पूर्व मानते हैं, इस भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ये आपके 13वीं सदी मानते हैं, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल आपके 11वीं शताब्दी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट करके निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, दक्षिण के अलवार संत ये राम और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों से संबंधित माने जाते हैं, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 में पूछा गया है तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, पार्वती मंगल जो है यह कांडों में विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है ये मैच द फॉलोइंग है, मिलाना है आपको। अभंग गाथा किसकी रचना है। तो ये आपका हो जाएगा अभंग गाथा है आपका नरेंद्र मोहन का। ताले में बंज प्रजातंत्र ये विभू कुमार का है। वायरस आपका राजेश जैन का है, और इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत की है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगी एक का, अगर देखें तो 3, एक का 3 पहले में और चौथे में। ताले में बंज प्रजातंत्र तो दूसरे का पहला, इसमें दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला कहाँ है, पहले का तीसरा, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो आप ये हमने 70 क्वेश्चन देख लिए, बाकी तो 30 आपके जीएस के होते हैं। तो प्लीज़ ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन खैर मैं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।